हेलो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अब आगे चलते हैं। तो फिर अगेन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 1, लेट 3 straight lines and 5 circles are given such that all are distinct, then find maximum number of points of intersection. Maximum number of points of intersection. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैसे मिलेगा? दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो मिलेगा, दो अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो मिलेगा, एंड अगर एक लाइन एंड एक सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो भी मिलेगा। तो लाइन एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड सर्कल, और तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज इक्वल टू, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमने क्या किया, तीन में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट किया। अब हमारे पास जो एक पेयर आया है लाइन का, उससे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन ये इनटू एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या है, या फिर सर्कल एंड लाइन। तो एक सर्कल सेलेक्ट किया 3C1 से, एक लाइन सेलेक्ट किया एक सर्कल सेलेक्ट किया 5C1 से, लाइन सेलेक्ट किया 3C1 से। अब एक लाइन एंड एक सर्कल मैक्सिमम कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा? 2। तो इसलिए 2। यहाँ पे मैक्सिमम लिखने का पर्पज़ ये है कि ऐसा ना हो कि सर्कल यहाँ पे और मान लिया लाइन यहाँ पे, तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लूज़ हो गया, उसको काउंट हमने नहीं किया है। मतलब सारे इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं एंड कोई भी दो पॉइंट एक जगह नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन 1 और लाइन 2 जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, लाइन 3 भी उसी से जा रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर एक सर्कल एंड एक लाइन, सर्कल एंड सर्कल, सर्कल एंड लाइन तो यहाँ पे हो गया। अगर हमने दो सर्कल सेलेक्ट किया 5C2, तो मान लिया हमने सर्कल 1 और सर्कल 2 सेलेक्ट किया, तो जितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हर कॉम्बिनेशन से दो दो पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि दो सर्कल दो पॉइंट पे कट करेगा, तो इनटू 2। तो यही आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3C2 इज 3, दिस इज ये 10 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो दिस इज 20, 30, 20, 50, तो 53 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2, लेट 11 players are to be selected from a team of 10 batsmen, 8 bowlers, 4 all-rounders and 3 wicket keepers. Then find number of ways of selection if, first part, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं कि हम 15 सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट तो हमें 11 ही करने हैं, बट कॉम्पोजिशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने बैट्समैन और कितने ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? टोटल कितने प्लेयर हो गए? 4 और 3 7 एंड 8 25 हो गया, तो 25C11। ये ठीक है। प्लेयर्स कैसे कैसे हैं? 10
बैट्समैन हैं, 8 बॉलर्स है, 4 ऑलराउंडर्स हैं एंड 3 विकेट कीपर्स हैं। तो टोटल कितना हो गया? 25 प्लेयर्स। तो नो रेस्ट्रिक्शन। सेकंड, टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 7 बैट्समैन। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? इसने अब क्या बोल दिया कि जो टीम है 11 प्लेयर्स का, उसमें 7 बैट्समैन तो आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब 7 बैट्समैन आना ही नहीं चाहिए, केवल 7 ही आना चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किया है। तो बाकी के जो 4 प्लेयर हैं वो और कहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 10 बैट्समैन है तो उसमें से हमने 7 सेलेक्ट किया। एंड अब इसने बोला कि 7 बैट्समैन आने चाहिए, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम 7 ही सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। टीम तो हमें पूरी बनानी है, तो जो बाकी के 4 लोग हैं उनके भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ केसेस तो अलग अलग आएंगे। तो हमें 7 बैट्समैन सेलेक्ट करने एंड 4 नॉन बैट्समैन सेलेक्ट करने। तो अगर 7 बैट्समैन निकाल दिया, मतलब 10 बैट्समैन में से हमने 7 सेलेक्ट कर लिया, तो कितने प्लेयर्स बच गए? ये ठीक है, 15 बच गए। तो उन 15 में से 4 और सेलेक्ट कर लिया, तो टोटल 11 लोग हो गए। ठीक है, ऐसा बोलने में कुछ बच्चों के दिमाग में मतलब ये शक आ सकता है कि यार ऑलराउंडर भी तो बैटिंग कर सकता है। तो फिर उसका आंसर ये है कि इस क्वेश्चन में इट इज़, मतलब IQ से हम खुद ही बता सकते हैं कि वो केवल बैट्समैन की बात कर रहा है, मतलब केवल इसी ग्रुप से बात कर रहा है कि इसी में से 7 उठाने हैं। वरना तो बैटिंग तो विकेट कीपर भी करता है, ये ठीक है, बैटिंग तो बॉलर भी करता है। जब उसकी बैटिंग आएगी तो बैटिंग तो वो भी करेगा। तो इट इज़ वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि वो ये जो है वो पहली ग्रुप से उठाने। ठीक है, थर्ड, टीम contains 6 बैट्समैन एंड 4 बॉलर्स। आंसर, मतलब ये तो उसने कंडीशन लगाया, और जो एक बच गया, 10 तो यही हो गए, जो एक बच गया वो ऑलराउंडर भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है। तो 6 बैट्समैन 10 में से, तो 10C6, बॉलर कितने हैं? 8, उसमें से 4 बॉलर, 8C4 इंटू इन दोनों को हटा के ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर कितना बच गया? 7। तो 7 में से एक और, तब जाके 6, 4, 10 और 1, 11, टोटल 11 की टीम आ गई। ठीक है, फिर एक और, फोर्थ, टीम शुड कंटेन एट लीस्ट 1 विकेट कीपर। टीम के अंदर कम से कम 1 विकेट कीपर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने शुरू में बोला था कि एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो या तो हम ऐसे काउंट करेंगे एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, एग्जैक्टली 2 विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर एंड सो ऑन, या फिर बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोनों तरीके से कर लेते हैं। अगर हमने बोला एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, तो विकेट कीपर कितने हैं टोटल? 3, तो बाकी प्लेयर कितने बच गए? 22। बाकी पे तो उसने कोई कंडीशन नहीं बोला है। तो 22 में से 10 एंड 3 विकेट कीपर में से 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर। और मतलब प्लस 2 विकेट कीपर, तो 22C9 3C2, और 3 विकेट कीपर 22C8 3C3। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस निकाल दिए जब एक भी विकेट कीपर नहीं आया। तो टोटल प्लेयर्स कितने थे? 25, C11 माइनस एक भी विकेट कीपर नहीं आया, तो विकेट कीपर को हटा के 22 प्लेयर बचे, C11। ये दोनों एक की बात है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, प्लेयर ए refuses to play with player B।
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेयर ने क्या बोल दिया कि बी के साथ नहीं खेलेगा। ठीक है, अब इस वाले केस में जो प्लेयर ए है वो कोई भी हो सकता है, बैट्समैन, बॉलर, बी कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बैट्समैन है, बॉलर है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये हो गया कि हमारे पास 25 प्लेयर्स हैं, उनमें से 11 सेलेक्ट करने हैं और 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स में ये दिक्कत है। अब जो भी हमने सेलेक्ट किया, 25 में से जो भी हमने 11 सेलेक्ट किया, ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या क्या केस हो सकता है कि उस सिलेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है ए और बी उस सिलेक्शन के अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, ए भी टीम का पार्ट है, बी भी टीम का पार्ट है, या फिर कोई भी नहीं है, या फिर केवल ए आया बी नहीं आया, केवल बी आया ए नहीं आया। तो इसमें सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, बी एब्सेंट है, ए प्रेजेंट है, ए एब्सेंट है, बी प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब ए ने बोला कि बी के साथ नहीं खेलेगा, तो ये वाला केस जो है वो अनफेवरेबल हो गया, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो 25 प्लेयर्स में से ए और बी के रेस्पेक्ट में टोटल ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। अगर हम 25 मतलब जो 25 में से हमने 11 को सेलेक्ट किए, जो भी नंबर ऑफ केसेस 25 में से 11 सेलेक्ट किए, तो कितने नंबर ऑफ केसेस आएंगे टोटल? 25C11। इनमें से अगर हम उन केसेस को अलग कर दें जिसमें ए और बी एक साथ आ रहा है, फिर उन केसेस को अलग कर दें कि ए और बी नहीं आ रहा है, तो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टीम का कॉम्पोजिशन यही हो सकता है ए और बी के रिस्पेक्ट में, या तो दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, एग्जैक्टली एक होगा। इनमें से हमें ये वाले केसेस गिनने हैं। तो देखो ये केस गिनने का मतलब क्या है, ये वो केस है जिसमें 11 जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर हमें ए दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, बट बी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब हमें वो वाला टीम कॉम्पोजिशन गिनना है जिसमें ए मस्ट बी प्रेजेंट बट बी शुड नॉट बी प्रेजेंट। तो ए मस्ट बी प्रेजेंट मतलब सिलेक्शन के अंदर, तो 11 में से तो एक प्लेयर ए ही हो गया, बी होना नहीं चाहिए। तो अब ए और बी को छोड़ के कितने प्लेयर्स और बचे? 23, क्योंकि टोटल 25 है। 23 में से अभी हमें टीम के लिए 10 लोग और चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा केस काउंट कर रहे हैं जिसमें ए प्रेजेंट है टीम के अंदर। तो ए प्रेजेंट है तो एक प्लेयर तो ऑलरेडी आ गया, 10 प्लेयर और चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसके नंबर ऑफ केसेस अगर काउंट करेंगे तो 23C10 प्लस इसके नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे 23C10 प्लस इसके नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे। ये कौन से वाले केसेस हैं कि जो हमने 11 लोगों की टीम सेलेक्ट की है उसमें ना तो ए आया ना बी आया, तो ए और बी नहीं आया, तो 23 में से हमें पूरे 11 प्लेयर और चाहिए। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल में से ये घटा दिया, टोटल कितना है कि 25 में से 11 सेलेक्ट कर लिया, माइनस ये वाला केस घटा दिया। ये वाला केस कौन सा केस है? दिस इज ए केस व्हेन दिस इज द केस व्हेन बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन द सिलेक्शन। तो दिस इज नॉट जिसे बोलते हैं ना फेवरेबल केस, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर वो वाले केस गिनने मतलब ये क्वेश्चन भूल जाओ। अब हमें इस बात का आंसर चाहिए कि हम कितने तरीके से टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हो। तो अगर ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हैं तो 11 में से 2 प्लेयर तो आ ही गया, 9 प्लेयर और चाहिए, और 9 प्लेयर बाकी कितने प्लेयर बचे? 23 बचे, वहाँ से सेलेक्ट करने, तो -23C9। ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर ही है। ठीक है, ठीक है, एक पार्ट और कर लिया। प्लेयर ए plays only if B is present। ठीक है, मतलब ए जब ही खेलेगा जब बी प्रेजेंट हो।
तो 4 केसेस तो यही पॉसिबल हैं टोटल। इनमें से कौन सा अनफेवरेबल हो गया इस बार? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा अनफेवरेबल हो गया? देखो बी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ए ने क्या बोला है कि जब बी प्रेजेंट होगा तभी खेलेगा, ठीक है। बी ने कुछ बोला ही नहीं, तो ए प्रेजेंट हो या ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए कि टीम के अंदर ए तो आ जाए और बी ना आए, तो फिर ए को दिक्कत है। उसने बोला ए प्लेज ओनली इफ बी इज प्रेजेंट। अगर ए नहीं खेल रहा है वेल एंड गुड, कोई कंडीशन ही नहीं है फिर तो। अगर ए खेल रहा है तो फिर बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि इस बार ये अनफेवरेबल हो गया, बाकी ये सब फेवरेबल है। मतलब अनफेवरेबल ये क्यों हो गया? इसमें ए तो आ गया टीम के अंदर, बी नहीं आया, तो वो नहीं होना चाहिए। इसने बोला कि ए जब ही आएगा जब बी भी आ रहा हो। तो एक तो वही कर सकते हैं, टोटल में से वो केस घटा दिए जिसमें ए आ रहा है बट बी नहीं आ रहा। ए आ रहा है मतलब एक प्लेयर आ चुका है, बी नहीं आ रहा है मतलब बाकी 23 में से हमें 10 और सेलेक्ट करने, ठीक है। ए एक आ ही गया और ए और बी को हटा के 23 प्लेयर्स हैं, तो उसमें से 10 को और सेलेक्ट कर लिया। यही आंसर हो गया इसका। Question 3. How many batting order are possible of 11 players such that first part no restriction, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहला प्लेयर B1 गया, फिर B2, फिर B3, फिर B4, ऐसे करके लास्ट में कौन उतरा? B11। तो B1 से लेके B11 तक हम भेजेंगे ना, पहली फर्स्ट डाउन पे कौन प्लेयर गया, फिर दूसरे पे कौन सा। तो ऐसे कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल हैं? तो ये तो बेसिकली अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। जो 11 प्लेयर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, उनको कुछ सेलेक्ट नहीं करना। अब इनको बस बैटिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबको अगर हम एक रो में बिठा दें तो उनके जितने परमुटेशन हो जाएंगे उतने ही बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब एक रो में हमने ऐसे बिठा दिया और लेफ्ट हैंड साइड से एक एक प्लेयर को भेजना चालू कर दिया कि जो लेफ्ट मोस्ट प्लेयर है वो सीधा जाके बॉल फेस करेगा, उसके बाद जो बराबर वाला प्लेयर है वो उसके नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा, फिर इन दोनों में से कोई आउट होगा तो जो तीसरा प्लेयर है लेफ्ट से वो जाएगा। तो ये तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन किसका हो गया? परमुटेशन का। तो 11 लोगों को अरेंज करने का नंबर ऑफ तरीका कितना हो जाएगा? आंसर 11 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड, ए वॉन्ट्स टू गो बिफोर बी। मतलब इसमें ए और बी दो प्लेयर हैं जिसमें ए बी से पहले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया सिंपल, जिसे बोलते हैं ना सिमिट्री। अगर हम सारे बैटिंग ऑर्डर देखें और उसमें हम देखें कितने केसेस में ए पहले आ रहा है, फिर हम ये देखें कितने केसेस में बी पहले आ रहा है, तो ए का नाम ए है, जो भी 11 प्लेयर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो सारे सिमेट्रिक होने चाहिए। मतलब हमने वो सारे केसेस देखे जिसमें ए पहले आ रहा है एंड वो सारे केसेस देखे जिसमें बी पहले आ रहा है। तो ए का नाम ए है, इससे नंबर ऑफ केसेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ए जितनी बार पहले आ रहा है बी भी उतनी बार ही पहले आना चाहिए। एक साथ आ नहीं सकते ऑफ कोर्स, ये ठीक है, वो तो 11 जगह पे दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे हमने 11 प्लेयर्स को अरेंज किया तो जितने केसेस में ए बी से पहले आ रहा होगा उतने ही केसेस में बी ए से पहले आ रहा होगा।
तो सिमिट्री का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि आंसर कितना होना चाहिए 11 फैक्टोरियल बाई 2, कि आधे केसेस में a पहले आ रहा है, आधे केसेस में b पहले आ रहा है। ठीक है, और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 11 पोजीशंस हैं ये, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, पहले 11 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट किया। अब मान लिया वो पोजीशन ये और ये सेलेक्ट हो गया, मान लिया। अब इसमें हमने ए और बी को अरेंज कर दिया, तो ए और बी को रखने का एक ही तरीका हुआ कि ए यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, तो इनटू 1। मतलब जो बेंच पड़ी है जिस पे हमें 11 प्लेयर्स को बिठाना है, उसमें से हमने 2 प्लेसेस सेलेक्ट किया, वहाँ पे ए और बी को बिठा दिया। तो अगर ए बी से पहले जाना चाहता है तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, तो उनको बिठाने का एक ही तरीका हो गया, जो हमने 2 सीट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से तो बेसिकली वो हो गया। अब क्या हो गया, अब 9 प्लेयर्स बच गए एंड 9 सीट्स बच गया। तो उन 9 प्लेयर्स को उन 9 सीट्स पे अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 9 फैक्टोरियल। तो ये हो गया। ठीक है, थर्ड केस, इफ A, B, C wants to bat in same order. Answer. A, B, C wants to bat in the same order. उसका मतलब क्या है कि पहले A बैटिंग करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा। ठीक है, तो इसको भी देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी भी सिमिट्री से भी कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी अगर बैटिंग कर रहा होगा तो कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा ही उसमें। या तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, या पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, या पहले सी फिर ए फिर बी। तो ऐसे करके ए बी सी के बीच में, मतलब विद इन ए बी सी कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। अगर 3 चीज़ें को अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो ए बी सी को अरेंज करने का 6 तरीका है, मतलब ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ये टोटल 6 तरीका हो गया। अब अगेन सिमेट्री से हर तरीके के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बराबर ही होने चाहिए। अगर मान लिया ए पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, इसके नंबर ऑफ केसेस x हैं, तो पहले बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, इसके अगर नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे तो वो भी x ही आना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 11 फैक्टोरियल, उसमें ए बी सी का कॉन्ट्रीब्यूशन, बी सी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन, सी ए बी का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होना चाहिए, सबका x x x होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर कितनी बार आएगा, 1/6 ऑफ टोटल। तो जैसे यहाँ पे 2 ही पॉसिबल थे, या तो ए और बी आएगा या बी और ए आएगा, तो हमने सिमेट्री से बाई 2 कर दिया, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ केसेस आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्री से तो ये आंसर आ गया, या फिर ऐसे ही करना चाहें कि हमने पहले क्या किया, 11 पोजीशंस में से 3 पोजीशंस सेलेक्ट किया ए बी सी के लिए, उनको बिठा दिया, पहले पे ए फिर बी फिर सी, ऑर्डर तो फिक्स्ड ही है जी, ठीक है। और फिर कितना बच गया, 8। तो उन 8 मतलब 8 हमारे पास सीट बच गया, 8 हमारे पास लोग बच गया, तो उनको परम्यूट करने का कितना तरीका हो गया, 8 फैक्टोरियल। सो आंसर इज दिस, 8 फैक्टोरियल। फोर्थ क्या है, A wants to bet before B and B wants to bet after C। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ए पहले चाहता है बी से एंड बी वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर सी, और बी सी के बाद बैट करना चाहता है। मतलब सी के बाद का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बाद में, जस्ट सी के बाद नहीं आना है,
जस्ट आफ्टर थोड़ा ना बोला है, तो सी इससे पहले कहीं पे भी आ सकता है। अब ए और सी में क्या पॉसिबल है, ए और सी में कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, तो उसका मतलब क्या ए भी पहले आ सकता है एंड सी भी पहले आ सकता है। तो इस बार अगर ए सी बी ये ऑर्डर है, अच्छा इस ऑर्डर का मतलब क्या कि पहले ए आना चाहिए, वो भले ही यहाँ पे आए फिर बी यहाँ पे आ जाए, मतलब फिर सी मान लिया यहाँ पे आ जाए और फिर बी यहाँ पे आए वो चलेगा, ए यहाँ पे आए सी यहाँ पे आए बी यहाँ पे आए वो चलेगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होना चाहिए तुरंत ही, ऐसा नहीं। तो ये भी फेवरेबल है एंड बी सबसे बाद में होना चाहिए, सी ए बी ये भी फेवरेबल है, दोनों फेवरेबल है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए सी बी के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा वही काउंट कर सकते हैं, 11/6 एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, चाहे वो ए बी सी हो, चाहे ए सी बी हो, चाहे सी ए बी हो। तो इसके लिए इतना आंसर और इतना, मतलब ये आ जाए तो भी चलेगा और ये आ जाए तो भी चलेगा, और का मतलब क्या है प्लस, तो 11/6 फैक्टोरियल। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इन 11 में से 3 सीट्स सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मान लिया ये सीट सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तो इन तीनों में ये तो पक्का हो गया कि बी यहीं पे बैठेगा क्योंकि बी को सबसे लास्ट में बिठाना है। तो बी को बिठाने का तो एक तरीका, ए और सी को 2 तरीके से उठा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने 3 सीट सेलेक्ट किया, फिर बी जो भी तीनों में से सबसे राइट पे होगा वहाँ बी जाके बैठ जाएगा, और जो लेफ्ट पे 2 सीट्स होगा उसमें ए और बी के पास ऑप्शन है कि पहले ए बैठ जाए बाद में बी, और उल्ट सॉरी ए और सी के बीच में ऑप्शन है कि ए और सी करके बैठ जाए या सी और ए करके बैठ जाए, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ऐसा करने से वापस कितने बैटिंग ऑर्डर फिक्स हो गए, 3 प्लेसेस फिक्स हो गए। तो अब कितने और बचे, 8, और 8 ही प्लेयर्स हैं, तो उनको बिठा दिया, 8 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया। परमुटेशन, गैप एंड टाई मेथड। इफ n different objects are to be permuted in a row, such that R particular objects are to be placed together only, then consider these आर पर्टिकुलर बोलने का मतलब क्या है, ऑफकोर्स कि वो आर ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड है, ये ठीक है, ऑफकोर्स उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये हम दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उनको सेलेक्ट करने का सेंस बनता ही नहीं। अगर एन में से हम बोलेंगे ये आर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो एक साथ ही रहे, अगर उनको सेलेक्ट करने लगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, वो घूम घूम के सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए तो ओनली देन कंसीडर देम, सॉरी then consider these R objects as one unit and permute this unit
with rest and then permute within this यूनिट। मान लिया इसने बोला कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ठीक है, मान लिया 10 बच्चे हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है, ठीक है। अब उन 10 में से 4 पर्टिकुलर बच्चे जो हैं वो फ्रेंड्स हैं और वो बोलेंगे हम तो एक साथ ही बैठेंगे, इस तरह की क्वेश्चन हो गए। तो 10 का मतलब क्या है, n हो गया, वो n का वैल्यू 10 हो गया, और 4 पर्टिकुलर बच्चों ने बोला कि हम एक साथ ही बैठेंगे, तो r का वैल्यू जो है वो 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, उन 4 बच्चों को एक यूनिट मान लिया और बाकी के 6 बच्चे और, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 6 + 1 7, इनको परम्यूट किया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 7 फैक्टोरियल के अंदर वो जो 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं कि ABCD बैठा हो या ACBD बैठा हो, तो अब उनको अरेंज करेंगे, ये ठीक है। उनको अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो बस उसने यही बोला है कि पहले तो हमने परम्यूट किया, परम्यूट करने का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। तो परम्यूट दिस यूनिट विद द रेस्ट एंड देन परम्यूट विद इन दिस यूनिट, फिर उसी यूनिट के अंदर परम्यूट करना है। तो ये इंट्रा परम्यूटेशन हो गया और ये इंटर परम्यूटेशन हो गया। बाकी सबके साथ मिला के जो परम्यूटेशन है वो इंटर परम्यूटेशन, इस यूनिट के अपने अंदर जो परम्यूटेशन है दैट इज इंट्रा परम्यूटेशन। ये तो हो गया हमारा टाई मेथड। गैप मेथड का मतलब क्या है, इफ इन प्रीवियस केस, yes, if n different objects are to be placed in a row such that no two of are particular objects are to be placed together, then मतलब इस बार केस क्या हो गया, मतलब ऐसे हो सकता है कि वो जो 10 बच्चे हैं उनको एक रो में बिठाना है, और यहाँ पे तो था कि उन 4 बच्चों ने बोला कि वो एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि वो 4 बच्चे बैठ के आपस में बात कर रहे हो, टीचर ने ये बोला कि तुम चारों में से कोई भी 2 साथ में नहीं बैठोगे, सब अलग अलग बैठोगे, ये ठीक, कोई भी 2 एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ये ठीक है। अब ये वाला केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, उन चारों को हमने बाहर निकाला, पहले जो 6 लोग बच गए उनको अरेंज किया, ठीक है। अब 6 लोगों को अरेंज करने के बाद टोटल हमारे पास 7 गैप्स बच जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं 4 लोग को ऐसे अरेंज करूं तो 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा गैप बनेगा, ठीक है। 3 लोगों को जैसे ऐसे अरेंज करें तो 1 2 3 4, एक ज़्यादा गैप बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें इन 4 में से किसी भी 2 को साथ में नहीं बैठने देना है तो बाकी 6 को हमने एक रो में परम्यूट किया, उसके बाद 7 गैप्स बने, उन 7 गैप्स में से हमने 4 गैप सेलेक्ट किए 7C4 से, और फिर इन 4 लोगों को वो जो 4 सेलेक्ट गैप किए ना हमने, गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4, उनमें परम्यूट कर दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से। परम्यूट कर दिया मतलब बैठा दिया, तो बैठाने कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके। अब गैप सिलेक्शन से क्या हो जाएगा कि गैप, जो भी 2 गैप सेलेक्ट किए होंगे उसके बीच में कोई ना कोई पर्सन तो बैठा ही होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आ पाएगा, गैप विल इंश्योर दिस। तो ये गैप मेथड हो गया। तो इफ n different objects are to be placed in a row such that no 2 of r particular objects are to be placed together, then permute rest of the object and then permute these objects, ये ठीक है, या फिर these are objects in
क्रिएटेड गैप्स। ठीक है, अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे ना इस तरह के क्वेश्चन को बाइजेक्शन से करने का सोचते हैं, तो हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कहीं पे भी उसने बोला है कि कोई भी दो चीज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए, कि इन 5 में से कोई भी दो चीज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो फिर हम उसको गैप मेथड से ही करेंगे। कि जब हमने बोला कि कोई भी दो चीज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो उन चीज़ों को बाहर निकाल लिया। ये ठीक है, जिस ग्रुप में हमने बोला कि इस ग्रुप में कोई भी दो एक साथ नहीं आए, बाकियों को परम्यूट किया, जितने गैप्स बने उतने गैप्स में से जितनी भी ऑब्जेक्ट है, मानिए इस ग्रुप के अंदर 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमने 5 गैप को सेलेक्ट किया और उन गैप्स में इनको परम्यूट कराया। हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अगर वो बोले कि ये जो 5 ऑब्जेक्ट हैं ये सारी एक साथ नहीं आनी चाहिए। ये ठीक है, देखो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। एक तो मैंने बोला कि कोई भी दो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये जो 5 ऑब्जेक्ट है माने O1 O2 O3 O4 O5, तो उसमें O1 O2 एक साथ आ जाए, बाकी सब अलग अलग आ जाए, ये नहीं चलेगा। अगर हमने ये बोला कि कोई भी दो एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है। विज अगर हमने बोला कि पांचों एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि ही इज कंफर्टेबल, अगर 4 एक साथ आ जाए तो चलेगा, बट पांचों एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो अगर उसने ये बोला कि पांचों एक साथ नहीं आनी चाहिए, फिर तो हम उसको कैसे करेंगे? बाइजेक्शन से, कि टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस घटा दिए जब पांचों एक साथ हैं। तो पांचों एक साथ वाले केसेस काउंट कैसे करेंगे? टाई मेथड से। टाई मेथड में हमने क्या बोला था कि ये आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक साथ ही आनी चाहिए, तो हम उनको टाई करके, उनको बांध के वी कैन ट्रीट देम एज वन यूनिट, फिर बाकियों के साथ परम्यूट कराया, फिर इंट्रा परम्यूट कराया। ठीक है। बट अगर उसने ये बोला कि इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आना चाहिए, तो गैप मेथड, विदाउट सोचे। ठीक है। तो क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using all letters of daughter without repetition. Such that first part no restriction, मतलब बस टोटल वर्ड गिनने हैं हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं? 8। ठीक है। DAUGHTER, ऐसे 8 हैं जिसमें से 5 कॉन्सोनेंट है, 3 वॉवल्स हैं। तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और सारे लेटर्स को यूज़ करना है, यूजिंग ऑल लेटर्स, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। ठीक है। सेकंड, नो टू वॉवल्स मस्ट बी एडजेसेंट। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो 3 में से कोई भी 2 एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? मतलब गैप मेथड आ गया। अगर उसने नो टू बोला तो गैप मेथड, इन तीनों को हमने हटा दिया, 1 2 3 4 5, पहले उनको परम्यूट किया, तो 5 फैक्टोरियल। अब 5 चीज़ें रखी हुई हैं ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने गैप्स बनेंगे? 6। ठीक है। उन जैसे मान लिया DGTHR, एक अरेंजमेंट ये हो गया, ये 5 चीज़ें रखी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 गैप्स में से हमने कोई भी 3 गैप सेलेक्ट किए AUE रखने के लिए। 3 गैप सेलेक्ट किए, मान लिया ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसमें AUE रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रख सकते हैं? तो अब ये क्वेश्चन फिर वापस परमुटेशन का हो गया कि 3 जगह हैं और 3 ही चीज़ें, तो उनको रखने का कितना तरीका? 3 फैक्टोरियल। तो अब मान लिया A यहाँ पे आ गया,
ई यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में एच आ गया, इन दोनों के बीच में जी और टी दोनों आ गया, तो उससे ये इंश्योर हो गया कि कोई भी दो एडजेसेंट नहीं हुआ। ठीक है। थर्ड पार्ट, ऑल वॉवल्स मस्ट बी टुगेदर। ठीक है, इस बार उसने क्या बोला कि तीनों वॉवल एक साथ होने चाहिए। तो ठीक है, हमने इसको एक यूनिट मान लिया। एक यूनिट ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट हो गया टोटल। तो इनको परम्यूट कराया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में तो बेसिकली ये आ गया कि डी के बाद ए यू जी रखा है, फिर जी एच टी आर रखा है, या डी जी के बाद ये वाली यूनिट रखी है, फिर बचे हुए रखे हैं, या फिर पहला आर है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ये यूनिट आया, उसके बाद जी और डी आया। इस तरह की चीज़ें होंगी, वो तो यहाँ पे विल बी टेकन केयर। ये तो हो गया कि इसका और इसका मिला के परमुटेशन। बट अब इसी के अंदर परमुटेशन भी तो हो सकता है, ए यू जी भी हो सकता है, ए जी यू भी हो सकता है, यू जी ए भी हो सकता है। तो वो इंट्रा परमुटेशन ये आएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए ऑल वॉवल्स मस्ट बी टुगेदर, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4, all vowels are together and all consonants are together। तो इस बार इसने बेसिकली क्या बोला कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए, सारे वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। तो इस बार हमने सारे कॉन्सोनेंट का भी एक यूनिट मान लिया, वॉवल्स का भी एक यूनिट मान लिया। तो इन दोनों यूनिट्स को परम्यूट कराया, तो वो हो गया 2 फैक्टोरियल। वो तो सारे पहले वॉवल्स होंगे, फिर कॉन्सोनेंट होगा, या उल्टा होगा। ये तो हो गया इंटर परमुटेशन। अब इंट्रा परमुटेशन मतलब विद इन दिस यूनिट। तो जो ये वाली यूनिट है उसके अंदर आपस में परमुटेशन 3 फैक्टोरियल इंटू ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर 5 चीज़ें, उसके अंदर आपस में परमुटेशन 5 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक देख लिया 5th पार्ट, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। इस बार हमने क्या बोला है, हमने ये नहीं बोला कि नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है, या फिर नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। वो वाली चीज़ नहीं है। वो वाली चीज़ होती है नो 2 बोलेंगे कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकते, फिर तो गैप मेथड ही होगा। और इसमें तो खैर ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, क्योंकि कॉन्सोनेंट 5 है और वॉवल्स 3 ही है। तो अगर गैप क्रिएट होगा भी तो क्या होगा, 4 ही गैप क्रिएट होगा, तो उसमें 5 चीज़ें तो रख नहीं सकते। इसमें इसने क्या बोला कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे। ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट थे टोटल, 5। तो उसने बोला पाँचों एक साथ नहीं आने चाहिए, 4 एक साथ आ जाए वो चलेगा, एक अलग आ जाए वो चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हम बाइजेक्शन से करेंगे कि उसने जिसके लिए मना किया कि 5 एक साथ नहीं आने चाहिए, उसको काउंट करके घटा दिया टोटल में से। तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस, जब सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है तो कॉन्सोनेंट कितने थे, 5, तो उनको हमने एक यूनिट मान लिया 5 कॉन्सोनेंट्स को। और उसके बाद ए यू ई था, तो 3 और 1 ये यूनिट 4। मतलब अब हम क्या करेंगे कि पांचों कॉन्सोनेंट एक साथ आए, इसको काउंट किया, इसको फिर घटाएंगे टोटल में से तो आंसर आ जाएगा। तो ये पांचों एक साथ आए तो 5, तो ये एक यूनिट हो गया ए यू ई, तो टोटल 4 यूनिट हो गया। इसका परमुटेशन 4 फैक्टोरियल। फिर इस यूनिट के अंदर ही परमुटेशन 5 का, 5 कॉन्सोनेंट भी तो अलग अलग तरीके से रखे जा सकते हैं उसके अंदर, तो वो इंट्रा परमुटेशन कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। इसलिए ये आंसर हो गया।
फिर नेक्स्ट टॉपिक परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, लाइक बोलो या अलाइक बोलो, दोनों एक ही बात है। अलाइक मतलब ए लगाने से उल्टा नहीं हो जाएगा, डिफरेंट नहीं हो जाएगा। लाइक ऑब्जेक्ट बोलो या अलाइक ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है। नंबर ऑफ ways of permuting n objects in a row is equals to n factorial upon a factorial, b factorial, c factorial, d factorial। ये ठीक है, where it is given that out of n objects A are alike of type 1, B, C, D, type 2, 3, 4 and remaining all are different। मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सारी की सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती तो उनको एक रो में परम्यूट करने का नंबर ऑफ वेज कितना होता? सिंपली n फैक्टोरियल। यहाँ पे इसने क्या बोला कि उन n में से एक टाइप की a ऑब्जेक्ट, जो a नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसी हैं, सारी आइडेंटिकल हैं। फिर जो b नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिकल हैं, अच्छा a ऑब्जेक्ट, जो a वाला जो ग्रुप है और b वाला जो ग्रुप है वो अलग अलग ग्रुप है, वो आपस में आइडेंटिकल नहीं है ऑफकोर्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन फाइंड हाउ मेनी different words can be formed using all the letters of Delhi सिटी। ठीक है, मतलब इसके सारे लेटर्स यूज़ करके कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं है, तो इसमें देखो डी आया, ई आया, एल, एच, आई, फिर सी, फिर एक आई आया, फिर एक टी, वाई। तो केवल 2 आई रिपीट हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल। बट इसमें ये दो चीज़ें अलाइक हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, फाइंड आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इफ letters are chosen from मिसिसिपी। ठीक है, अगर मान लिया इस लेटर के जितने ही वर्ड्स हैं उन सबको यूज करके वर्ड्स बनाए तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके भी काउंट कर लो भाई, MISSI, फिर SSI, फिर PPI, ये हो गया। तो 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 11। तो 11 फैक्टोरियल। अब जितने भी आइडेंटिकल लेटर्स हैं उनको हटाएंगे, तो ये 4 एक जैसे हैं, 4 फैक्टोरियल। फिर अगले 4 एक जैसे हैं, फिर 4 फैक्टोरियल। ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। यही आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल। Next, let words are formed using all the letters of the word mathematics. Then find number of all words if first part no restriction। ठीक है, तो इसमें क्या है, MATE फिर MATICS, ये हो गया। तो कितने हो गए, 10। तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन, बट ये दोनों एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक इसकी वजह से आया, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल बन जाएंगे। सेकेंड पार्ट, ऑल EICS आर टुगेदर। ठीक है, अब इसने बोला कि EICS चारों ये लेटर्स जो हैं वो एक साथ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको टाई मेथड हो गया, इनको हमने एक यूनिट मान लिया, इन चार का एक यूनिट आ गया, तो एक यूनिट 2 3 4 5 6 7 चीज़ें होंगी, तो उसको परम्यूट कराया 7 फैक्टोरियल, बट उन 7 में से ये 2 एक जैसा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन तीनों की वजह से ये। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि ये एक यूनिट इनके साथ परम्यूट हो गया, बट इस यूनिट के अंदर अभी भी 4 चीज़ें हैं EICS, वो भी आपस में परम्यूट हो सकता है, तो उसको परम्यूट कराने कितना तरीका, 4 फैक्टोरियल, इसलिए ये आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड, no two of EICS must be adjacent। ठीक है, इस बार क्या बोला कि EICS में से कोई भी 2 एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो अगर कोई भी 2 एक साथ नहीं होनी चाहिए तो नो टू बोलते ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, गैप मेथड। तो इनमें से अगर कोई भी 2 एक साथ नहीं चाहिए, इनको हटा दिया, पहले इन 6 को परम्यूट कराया, तो वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इन 6 को एक साथ परम्यूट कराने पे, एक लाइन में रखने में टोटल कितने गैप्स बन जाएंगे, 7। तो 7 में से हमने 4 गैप सेलेक्ट किए इन चारों के लिए, फिर उन 4 गैप्स में इनको परम्यूट करा दिया, तो 4 फैक्टोरियल। तो यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट, each pair of like letters is together। आंसर उसका ना कि दोनों M एक साथ हैं, दोनों A एक साथ हैं, दोनों T एक साथ हैं। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, इनको बंडल मान लिया, 3 यूनिट तो ये हो गया, 4 5 6 7, इनको परम्यूट करा दिया, 7 फैक्टोरियल।
अब इस यूनिट के अंदर कोई परमुटेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों एम एक जैसा है, तो आंसर बस केवल क्या रहेगा 7 फैक्टोरियल, और कुछ नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। Let all the words are formed using all letters of Mississippi, then find total number of words if first part no two S are together, no two S are together, तो इसमें क्या हो जाएगा M 4 बार I 4 बार S 2 बार P, हाँ ये है। तो नो टू एस आर टुगेदर, तो अगर 2 एस एक साथ नहीं चाहिए तो फिर हमने क्या किया, गैप मेथड लगेगा ऑफ कोर्स एस के ऊपर, तो हमने पहले बाकी को परम्यूट कराया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीज़ों को परम्यूट कराया, 7 फैक्टोरियल अपॉन इन 7 चीज़ों में 2 एक जैसी हैं 4 एक जैसी हैं, तो उसकी वजह से आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू, अब कितनी चीज़ रखी थी 4 5 6 7, अगर 7 चीज़ रखी हुई तो कितने गैप्स क्रिएट हो जाएंगे 8, तो हमने 8 में से 4 गैप सेलेक्ट किया एस रखने के लिए, तो 4 गैप सेलेक्ट किया तो 8C4 से 4 गैप सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उसमें एस रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चारों एस है वो आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा ये, ठीक है, रखने का एक ही तरीका आएगा क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये आ गया। ठीक है, बी नॉट ऑल आईज आर टुगेदर, तो देखो इसको हमने 2-3 बार बोल दिया है कि नो टू थिंग्स आर टुगेदर या नॉट ऑल आर टुगेदर, इसमें अंतर क्या है। नॉट ऑल का मतलब क्या है कि सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, कुछ एक साथ हो जाए बाकी एक साथ हो जाए वो चलेगा, ठीक है, कम से कम एक अलग होना चाहिए। तो इसको हम जो करेंगे वो करेंगे बाइजेक्शन से। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि हमने सारे केस निकाल लिए माइनस वो वाले केस जिसमें चारों आई एक साथ आए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 4 और 4 8 और 3 11, तो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस जिसमें चारों आई एक साथ हैं, चारों आई एक साथ हैं तो उन चारों को एक यूनिट मान लिया, तो एक यूनिट ये हो गया, फिर 4 5 6 7 4 5 6 7 और एक ये 8 यूनिट हो गया, इनको परम्यूट कराया 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये तो एक ही यूनिट है तो इसकी वजह से तो कोई 4 फैक्टोरियल आएगा नहीं क्योंकि ये तो एक बॉक्स रखा हुआ है, बट 4 जो एस हैं वो तो अलग अलग पड़े हुए हैं तो वो तो आइडेंटिकल हैं, तो उनकी वजह से एक 4 फैक्टोरियल आएगा और 2 पी की वजह से एक 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। इस बार मतलब हमने क्या किया, इसको एक यूनिट माना, बाकियों के साथ इसको परम्यूट कराया। इस बार इंट्रा परमुटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं अगर इंट्रा परमुटेशन काउंट करोगे तो वो एक ही आएगा क्योंकि चारों आई एक जैसा है। ठीक है, फिर सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एस एंड आई must be
ऑल्टरनेट, ये ठीक है, नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। मतलब इसमें क्या बोला कि ऑल्टरनेट होना चाहिए, एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, पहली बात। एंड इट कैन स्टार्ट विद एस और विद आई, और need not to be adjacent, and between S and I any of the latter can be present फर्स्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने लेफ्ट से राइट में ऐसे देखना चालू किया तो एस और आई हमें ऑल्टरनेट मिलने चाहिए, ठीक है। उसमें एक तो उसने ये बोला कि ज़रूरी नहीं कि बराबर बराबर हो कि पहला एस हो फिर दूसरा आई हो फिर तीसरा एस हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पहले एस आ गया फिर पी आ गया फिर आई आ गया फिर मान लिया दूसरा पी आ गया फिर एम आ गया फिर आई आ गया, ऐसे चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लेफ़्ट से देखना चालू किया, एस दिखाई दिया फिर थोड़ी देर बाद जाके हमें आई से पहले दोबारा एस दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रेल जो है वो एस से भी चालू हो सकता है, मतलब एस आई ऐसे करके भी हो सकता है, आई एस ऐसे भी हो सकता है। तो वो इसने बोला कि एनी ऑफ द लेटर कुड बी द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि सबसे पहला लेटर, एस और आई में से कोई भी पहले आ सकता है, इसका मतलब ये। तो सीधी सी बात है कि जैसे अगर टोटल 11 प्लेसेस हैं ऐसे करके 11 लेटर्स रखने के लिए, तो हमने क्या किया 11 में से 8 जगह सेलेक्ट किया 11C8 एस और आई रखने के लिए। मान लिया ऐसे करके अब 8 प्लेसेस हमारे सेलेक्ट हो गए। अब जो सबसे पहला लेटर है वो एस या आई में से कोई भी एक रख सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही हमने पहला वाला लेटर फिक्स किया बाकी जो 7 प्लेसेस बचे वो सब फिक्स हो गए। अगर मान लिया पहला आई है तो ये एस ही होना चाहिए, ये आई होना चाहिए, एस होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो बस इतना ही, मतलब इतना आंसर तो क्या हो जाएगा, आई और एस के रिस्पेक्ट में तो इतना ही आंसर है बस, ठीक है। अभी हमने 8 प्लेसेस भर दिए और टोटल कितने 11 प्लेसेस। अब 3 प्लेसेस और बचे हैं, उस पर हमें एम पी पी रखना है। तो कितने तरीके से रख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 चीज़ें हो गई परम्यूट करने का 3 फैक्टोरियल तरीका, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। और डी between 2 P's at least 2 letters are present। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो भी अरेंजमेंट हो गया उसमें 2 P के बीच में कम से कम 2 लेटर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि P के बीच में एग्जैक्टली एक ही लेटर प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि P कॉन्जिक्यूटिव हो, बराबर बराबर हो, बिल्कुल एडजेसेंट हो, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल में से ये दोनों केस घटा दिए। टोटल का मतलब क्या है 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस जिसमें P कॉन्जिक्यूटिव है। अगर P कॉन्जिक्यूटिव है तो उसको एक यूनिट मान लिया, वो केस हमें घटाना है क्योंकि वो अनफेवरेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट हो गया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इस बार 2 फैक्टोरियल नहीं आएंगे क्योंकि P को हमने ऑलरेडी एक ही यूनिट मान रखा है।
तो ये किसका हो गया जिसमें p एडजेसेंट है, माइनस वो वाले वर्ड जिसमें p के बीच में एक लेटर आ रहा है, एग्जैक्टली एक लेटर आ रहा है, वो भी अनफेवरेबल है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि p के बीच में m आ जाए या फिर i और s में से एक आ जाए, उनको रख के भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही गिन लेते हैं कि या तो p और इसके बीच में m आ जाए या फिर p के बीच में i आ जाए, ठीक है, या फिर s आ जाए। ठीक है, तो अगर p के बीच में m आ गया तो इसको एक यूनिट मान लिया, तो 4 और 4 8, और ये तो एक यूनिट हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस p और p के बीच में i आ गया, तो p और p के बीच में अगर i यहाँ पे रख दें तो 4 और 4 8 और एक 9, 9 फैक्टोरियल, बट इस बार 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि एक i तो इसके बीच में चला गया, बट ये तीनों i आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, i और s एक जैसा है, तो जितना इसके लिए आया है उतना ही इसके लिए आएगा, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाइजेक्शन से किया है।